हमारे साथ है वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर विचार करने वाली संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी जी। पीटीआई वीडियो सेवा में आपका स्वागत है। धन्यवाद। वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर संसद की संयुक्त समिति विचार कर रही है। अब तक भारत के कई पूर्व न्यायाधीश सहित कई विधि विशेषज्ञ समिति के समक्ष अपने विचार और सुझाव रख चुके हैं। समिति की अब तक की बैठकों के निष्कर्ष के बारे में देखिए, ऐसा है कि हमने सबसे पहले जो ही जेपीसी कॉन्स्टिट्यूट हुई, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि रामनाथ कोविंद जी हमारे पूर्व राष्ट्रपति, उनके अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ, भारत सरकार ने किया। और उसमें काफ़ी एमिनेंट लोग थे कंट्री के, जैसे हमारे गृह मंत्री जी माननीय अमित शाह जी उसके सदस्य थे। हरीश साल्वे जी जो विख्यात विधिवेता है, सीनियर एडवोकेट भी हैं, वो भी उसके सदस्य थे। और भी कई जो है करीब 8-9 लोग उसके सदस्य थे। उस समिति ने बहुत विस्तृत चर्चा करके सरकार को अपनी रिपोर्ट दी वन नेशन वन इलेक्शन के लिए। उस रिपोर्ट को सरकार ने स्वीकार किया, कैबिनेट ने बिल प्रिपेयर किया और बिल जो है पार्लियामेंट के सामने आया और पार्लियामेंट ने सर्वसम्मति से इस बिल को जेपीसी को रेफर किया। और जेपीसी में जो हम हैं, हमारे सामने सबसे बड़ी बात थी कि इसका, क्योंकि कई सदस्यों ने का मानना था कि हमें इस बिल को बहुत अच्छी तरह से ये देख रहे हैं कि भारत के संविधान के सम्मत हों, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी हो, संविधान के तहत हो। और अगर संविधान के तहत नहीं है तो क्या किया जाना चाहिए, और संविधान के तहत है या नहीं है, क्या ये किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो हमने सदस्यों की, माननीय सारे सदस्यों की मांग पे हमने कई स्टेक होल्डर्स की लिस्ट बनाई, जिसमें हमने सबसे पहले ये माना है कि हम लीगल ल्यूमिनरीज जो है, खास करके भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजेस, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, इन लोगों को समिति के से चर्चा के लिए बुलाया जाना चाहिए, इनसे इंटरेक्ट किया जाना चाहिए। और जो हमारा कई डाउट है वो क्लेरिफिकेशन मांगा, उनसे मांगे हम क्या होना चाहिए। तो आपको बता दूं कि इसमें सबसे बड़ी बात है जुडिशरी के लोगों का कि वो किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करते, उनको किसी पार्टी से लेना देना नहीं, वो किसी की साइड नहीं लेते। वो सिर्फ और सिर्फ भारत के संविधान के प्रति, भारत के संविधान के सम्मत है या नहीं है, और नेशन के लिए ये जरूरी है या नहीं है, इन चीजों के अलावा उनको कोई लेना देना नहीं। और एक जुडिशरी पे हमारे देश का विश्वास है, आम जन का विश्वास है कि वो किसी पार्टी की लाइन पकड़ के अपनी बात नहीं कहते। तो हमने शुरुआत की भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, सबसे पहले हमारे कमेटी से चर्चा के लिए यूयू ललित, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई जी, और उसके बाद में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, जो कल की मीटिंग हुई उसमें डॉक्टर पूर्व मुख्य न्यायाधीश JS कैर साहब, और उसके बाद में डॉक्टर DY चंद्रचूड़ साहब। ये 4 पूर्व मुख्य न्यायाधीश कमेटी से जो हमारे डाउट थे, क्लेरिफिकेशन थे, उन्होंने मेंबर्स के क्लेरिफिकेशन क्लियर किए। और उसके अलावा भारत के सुप्रीम कोर्ट के हमारे जजेज जो हैं, हेमंत गुप्ता जी हैं, डॉक्टर BS चौहान हैं, वो भी आए। और दिल्ली हाई कोर्ट के 3 मुख्य न्यायाधीश AP शाह, और उसके बाद में DN पटेल साहब और राजेंद्र मेनन जी, 3 जो मुख्य न्यायाधीश दिल्ली हाई कोर्ट के, वो भी लोग आए, उनसे भी क्लियरिफाई किया। और उसके अलावा विधिवेता
और लीगल एक्सपर्ट सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे जी भी कमेटी के साथ उन्होंने भी इंटरेक्ट किया, और हमारे अटॉर्नी जनरल, भारत के अटॉर्नी जनरल, उन्होंने भी जो है कमेटी के साथ इंटरेक्ट किया, और डॉक्टर अभिषेक मनु सिंह भी जो सीनियर एडवोकेट भी हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी, उनके साथ भी कमेटी ने इंटरेक्ट किया। तो ये सारा का सारा इंटरेक्शन जो हुआ है वो दिल्ली में इन लोगों से इस आधार पे हुआ कि जो कानून बन रहा है वन नेशन वन इलेक्शन का, वो भारत के संविधान के सम्मत है या नहीं। तो सारों ने अपनी बात बताई। हमें खुशी है कि सभी सदस्यों ने बहुत गहराई से सवाल भी पूछे, इंटरेस्ट भी लिया, अपनी डाउट भी क्लियर किए, और घंटों तक इनके साथ में हमारी बैठकें हुई। कल जो है करीब 5 घंटे बैठक जो है इनके साथ चली। और उसके अलावा कल की बैठक में ईएमएस जो सुदर्शन है नत्यापन, जो पूर्व राज्यसभा मेंबर, मंत्री और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी लॉ के चेयरमैन रह चुके हैं, जिन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए भी उन्होंने 2015 में अपनी रिपोर्ट दी। तो इन सारों से सलाह मशविरा करने से हमें जो कभी ऐसा नहीं लगा कि जो हम कानून बना रहे हैं वो कानून सही नहीं बने, वो कानून सही बनना चाहिए। उस कानून के लिए हमारी रिकमेंडेशन जब पार्लियामेंट में जावे तो कॉन्क्रीट हों, और सारे जो बातें जो हैं संविधान में, जो संभावना जो हमें बाद में लगे कि कोई प्रेशर नहीं आवे, तो वो प्रेशर ही नहीं आवे, इसलिए इनको बुलाया। और जब कानून सही होगा तो कहीं चैलेंज भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। तो चैलेंज हो तो सुप्रीम कोर्ट के जो रिव्यू की पावर है किसी भी कानून के, उसको एग्जामिन करने की पावर है कि बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ तो नहीं है, डेमोक्रेसी के खिलाफ तो नहीं है, रूल ऑफ लॉ के खिलाफ तो नहीं है। तो ये सारी चीजें जो हैं हम पहले ही इसको देख लें, और बिल में जहां कमियां हैं उन कमियों को पूरा करके हम लोकसभा के सामने उसको प्रस्तुत करें, ये हमारा प्रयास रहता है। और मैं पुनः सभी हमारे सदस्य हैं जो 41 हैं, 41 सदस्य, बहुत ही बड़ी कमेटी, सभी पार्टियों के माननीय सभी बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं, उन सदस्यों के पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके नेशन बिल्डिंग के लिए, देश के निर्माण के लिए सबका हमें सहयोग मिल रहा है कि नेशन फर्स्ट। और पार्टी, मेरा मानना है कि सबका मानना है कि भाई कि ये मौका जो है सुनहरा मौका नेशन बिल्डिंग का ईश्वर ने, पार्लियामेंट ने, ये सभी सदस्यों को दिया है, और ऐसा मौका वापस आने का नहीं है। तो इसीलिए सभी सदस्य मानते हैं कि नेशन बिल्डिंग के लिए वो अपनी तरफ से बहुत बड़ा देश के लिए कंट्रीब्यूट करें, जिससे कि आने वाले टाइम में देश के विकास के लिए भी काम आए और आने वाली पीढ़ियां भी याद करें। कुछ विधि विशेषज्ञों का कहना है कि यह विधेयक संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन तो नहीं करता है, लेकिन वर्तमान स्वरूप में संविधान की कसौटी पर खरा नहीं उतरता, खासतौर पर चुनाव आयोग को दिए गए बेलगाम अधिकार के संदर्भ में। आप क्या मानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा ये विधेयक, ये जो बिल जो हमें भेजा है, इस बिल को सुधारने के लिए भेजा है। ऐसा तो है नहीं कि इस बिल को हम पढ़ करके वापस भेज दें। और सबको बुलाने का मतलब, सबसे सुनने का मतलब यही है कि जो कमियां हैं वो हमें पता है, हम उन कमियों को पूरी कमेटी उनको कंसीडर करेंगे, और हम सभी लोग बैठ करके डिसाइड करेंगे कि वास्तव में अगर कोई कमियां हैं तो हम उनको हटा करके और बात भी ऐड करेंगे, उसमें जोड़ेंगे। तो बिल को जेपीसी के पास भेजना, जो पार्लियामेंट ने जेपीसी के पास भेजा, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को हमारे पास भेजा, उस बिल को ठीक करने के लिए भेजा। ऐसा नहीं कि वैसा कि वैसा वापस भेज दें। तो जहाँ कमियां हैं, कहीं अगर लगा हमें कि कमियां हैं, वो देश हित में उन कमियों को दूर करके कानून ऐसा बनाया जाएगा जो आने वाले सैकड़ों साल तक किसी तरह की परेशानी नहीं हो, और नेशन बिल्डिंग के लिए, देश निर्माण के लिए ये एक आधार के रूप में काम करें, एक फाउंडेशन के रूप में काम करें।
ये हम सभी सारे सदस्यों का प्रयास रहेगा। भारत के जो पूर्व न्यायाधीश आए, विधि विशेषज्ञ है, तो उन्होंने कुछ सुझाव दिए होंगे, तो उसमें मुख्य रूप से 4-5 बातें क्या रही? देखिए, बहुत डिटेल जो अंदर डिस्कशन होता है वो हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन मोटा मोटा जो उसके लिए मैं आपको बता सकता हूँ कि हमने इनको इसीलिए रिक्वेस्ट कर करके इंट्रैक्शन के लिए बुलाया, जिससे कि क्योंकि ये लीगल न्यूमरीज है, अपने फील्ड में कई दशकों तक भारत के संविधान के प्रति, चुनाव प्रक्रिया के संबंधित कानूनों के प्रति इन्होंने काम किया है और ये निष्पक्ष है, निष्पक्ष राय चाहिए थी, तो इसीलिए इनको हमने बुलाया है। लेकिन उसमें अलग अलग जो राय आई है, हम इसमें पूरा का पूरा कैटेगराइजेशन कर देंगे कि किसकी क्या राय थी, किस प्रावधान के लिए और नए प्रावधान जोड़ने के लिए क्या राय है, सारा का सारा सबका हम लेकर के फाइनली जब हम बनाएंगे तो सबका एक हम चार्ट बना करके सबके अलग अलग ओपिनियन लेके फिर हम सभी सदस्य जो हैं उसको डिस्कस करेंगे कि किसकी ओपिनियन क्या है और कौन सी ओपिनियन ठीक है, ये तय जो है कमेटी करेगी। अभी हम सबसे जो भी हमारे सामने आ रहे हैं, जितने भी लीगल ल्यूमिनरीज आ रहे हैं, चाहे जूरिस्ट आ रहे हैं, उन सब से हम राय ले रहे हैं। उस राय का संकलन करने के बाद कमेटी के सभी सदस्य उस पर डिस्कस करेंगे और उसको तय कर करके पार्लियामेंट को हम रिकमेंडेशन देंगे। इसमें खास तौर पे आर्टिकल 82A इसके क्लॉजेज को लेके भी कुछ सवाल उठ रहे हैं, अगर थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहें इस विषय को तो। देखिए, कोई भी क्लॉज के बारे में सवाल, क्लॉज जो है 82A हैं, 83 हैं और एक दो क्लॉज और हैं, ज़्यादा बहुत लंबा बिल नहीं, लेकिन इसमें से क्या घटाना है, इसमें क्या जोड़ना है, किस तरह का सुधार करना है, ये अभी सारी प्रक्रिया जो है अपनी अपनी हम अभी सभी की ओपिनियन को, उनके विचारों को संकलन कर रहे हैं। तो अभी सारे के सारे उनके जो बहुत ही महत्वपूर्ण इनपुट्स हैं, महत्वपूर्ण राय है, उन सारी राय का संकलन करने के बाद कमेटी उस पे एक एक बात पे विचार करेगी, कौन सी बात जो है, कौन सी राय है वो ठीक है, और जरूरत हमें अगर पड़ी तो इन्हीं पूर्व मुख्य न्यायाधीशों को हम फिर निवेदन करेंगे। जब हमारा फाइनल डिस्कशन होगा तो उसमें साथ बैठ करके फाइनल पॉइंट क्या करना है, फाइनल क्या रखना है, तो उसमें इनकी राय जो है फिर हम ले सकते हैं, फिर इनसे निवेदन कर सकते हैं आने के लिए। अब तक विभिन्न वर्गों एवं विभिन्न पक्षों तथा विशेषज्ञों की ओर से समिति को कितने सुझाव मिले हैं और कब तक कभी इसको और आगे सुझाव लेने की गुंजाइश? देखिए, अभी कमेटी ने ये तय किया है, क्योंकि एक बहुत बड़ा भारत के पॉलिटिकल लैंडस्केप जिसको कहते हैं, डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में बहुत बड़ा बदलाव है, बहुत बड़ा स्टेप है और एक देश हित में। तो इसीलिए हमारा मानना है कि इतने बड़े बदलाव के लिए इसको जल्दी में निर्णय नहीं लिया जाए, क्योंकि ये बहुत लंबा चलने वाला है और कोई भी निर्णय अगर गलत हुआ तो कोई एक सिस्टम पे लाने के बाद में उसको वापस उतारना बहुत मुश्किल का काम होगा। तो इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का भी मानना यही है कि इसमें सभी पक्षकारों को, सभी स्टेक होल्डर्स को पारदर्शी तरीका से, ट्रांसपेरेंसी के रूप में सुना जाना चाहिए, उनकी इनपुट लेना चाहिए, उनके इनपुट पे विचार करना चाहिए। तो इसी क्रम में अभी जो है हमारे पास में कई रिप्रेजेंटेशन आए हैं, उनका सारों का परीक्षण हो रहा है, वो एग्जामिन हो रहे हैं। उसके बाद में आने वाले टाइम में, जैसे हमने पहले भी आपको बताया कि एक बार देश में, पूरे देश में जब माहौल बन जाएगा वन नेशन वन इलेक्शन का, एक अवेयरनेस हो जाएगी, जागृति आ जाएगी, तब हम जो है चाहेंगे कि इसका एक विस्तृत रूप में सारे न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट जारी हो, इसकी वेबसाइट हो, उस वेबसाइट पे
लोग अपने रिप्रेजेंटेशन देवें और अपनी राय देवें, उसमें हम एक टेम्पलेट देंगे। तो अभी हमने उसमें अभी होल्ड पे हैं। जो ही एक तरह का वातावरण बनेगा देश में, पूरा अवेयरनेस बनेगी, और अभी अगर अवेयरनेस नहीं और हम उसको जारी कर दें, लोगों को पता ही नहीं, फिर पता लगता भी कि आपने एक ऐसी ले लिया वेबसाइट जारी करके और क्लोज कर दिया, हम देना चाहते हैं। तो जब हम सारा पूरा का पूरा एक जागृति पैदा हो जाएगी पूरे देश में, जब हमारे पास में इस तरह का वेबसाइट जारी करेंगे, इस तरह की विज्ञापन जारी करेंगे और एक टाइम देंगे भी, इस टाइम तक आखिरी देर तक अपना रिप्रेजेंटेशन जो भी देना, इसके बारे में राय देनी है वो दे दे। तो जब उस समय जानकारी होगी लोगों को तो वो देने में आराम रहेगा। तो आने वाले टाइम में भी ये भी होगा। और इसके साथ में हम कुछ प्रदेशों में, कमेटी ने ये भी तय किया कि हमें कुछ प्रदेशों में नहीं, सभी में, पूरे के पूरे 30 राज्यों में और 9 यूनियन टेरिटरी के लोगों को, भले हम यूटी के लोगों को वहीं बुला लें जिस स्टेट में जिसमें जाए, सभी स्टेट में कमेटी को जाना चाहिए और वहाँ के सभी तरह के लोगों को, वहाँ के मुख्यमंत्री जी को, वहाँ के उप मुख्यमंत्री, वहाँ के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वहाँ के चीफ सेक्रेटरी, सारे सरकार के सदस्य, सारे सेक्रेटरी और वहाँ के सिविल सोसाइटीज़ के लोग, वहाँ के पॉलिटिकल लोग, वहाँ के जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है या बैंक्स हैं या कंसर्निंग लोग हैं, लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इस तरह के हर तरह के, किसान के ऑर्गेनाइजेशन, इन लोगों को हम जो विभिन्न तरह के स्टेक होल्डर अलग अलग सेक्टर के हैं, उन लोगों को सुनना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं, क्या एक देश एक चुनाव चाहते हैं, और चाहते हैं तो किस रूप में चाहते हैं। तो इस प्रक्रिया में हमने सबसे पहले महाराष्ट्र, वहाँ के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी भी कमेटी को मार्गदर्शन के लिए आए, वहाँ के सारे जो मैंने अभी स्टेक होल्डर्स बताए वो लोग भी आए। उसके बाद में हम देहरादून गए। देहरादून में भी वहाँ पर हमें बहुत ही मुख्यमंत्री जो और अन्य लोगों से वहाँ काफ़ी ज़मीनी चीज़ें पता लगी पहली बार। अगर हम नहीं जाते तो कई चीज़ें हमें पता ही नहीं लगती। जैसे उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, उत्तराखंड में हम गए। उत्तराखंड में वहाँ पर उन्होंने बताया कि हज़ारों बूथ ऐसे हैं जहाँ पर जाना बहुत ही मुश्किल होता है। 5 किलोमीटर पहले ही रोड खत्म हो जाती है। उसके बाद में वहाँ पर खच्चर से नहीं जा सकते, पैदल जाना पड़ता है, 2-2 दिन लग जाते हैं। वो कहते हैं कि एक बार हमारी टीम पंचायत चुनाव के लिए जाती है, कभी विधानसभा चुनाव के लिए जाती है, कभी लोकसभा चुनाव के लिए वोटर लिस्ट बनाती है, तो पंचायत के लिए जाती है, विधानसभा के लिए अलग बनती है, लोकसभा के लिए अलग बनती है। 6 बार जो है 5 साल में वो लोग के हम जाते हैं। तो उससे बच्चों की पढ़ाई भी खराब होती है, खास करके सरकारी स्कूल में, क्योंकि सरकारी स्कूल के लोगों को ही लगाया जाता है, उनके बच्चों को ही सफर करना पड़ता है। वो गरीब के होते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के बच्चे जो हैं सरकारी स्कूलों में ज़्यादातर पढ़ते हैं, तो उनको सबसे बड़ा नुकसान होता है। तो उनका ये कहना, साहब एक देश एक चुनाव, एक बार चुनाव साथ करा लीजिए, हमारी अर्थव्यवस्था को भी बहुत फर्क पड़ता है, खास करके टूरिज्म को, जहाँ 43% उत्तराखंड की टूरिज्म जो है, उत्तराखंड की इकोनॉमी है वो 43% टूरिज्म पे निर्भर होती है। अगर वहाँ पर जो उनके दिन मिलते, महीने मिलते हैं, वो मार्च अप्रैल मई मिलता है, उसमें अगर आपने लोकसभा चुनाव करा दिया तो वो उनका टूरिस्ट सीजन पूरा गया। उसके बाद में सितंबर अक्टूबर मिलता है, उस समय आपने विधानसभा चुनाव करा दिया, वो साल पूरा गया। अगले साल अगर आपने पंचायतों के चुनाव करा दिए, म्यूनसिपलिटी, तो वो आधा साल गया। तो 5 साल में से 4.5 साल उनके टूरिज्म का खराब हो जाते हैं। तो उनके प्रदेश की इकोनॉमी को जो है बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है। तो इसीलिए उन लोगों का मानना था, मुख्यमंत्री जी का, साहब हमारे तो 1 नेशन 1 इलेक्शन में 7 चुनाव करा दीजिए। और वहाँ सिविल सोसाइटी के लोग अलग अलग पार्टी के, उन्होंने कहा साहब हम कई पार्टी के हैं, हम कांग्रेस को भी वोट देते हैं, रीजनल पार्टी को भी देते हैं, बीजेपी को देते हैं, हर तरह के लोग हैं, लेकिन हम एक ही बात बता रहे हैं आप कि आप एक साथ चुनाव करा दीजिए। उसके बाद में जब हम पंजाब आए, चंडीगढ़ आए, चंडीगढ़ में हमने पंजाब को भी सुना, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को भी सुना, चंडीगढ़ के लोगों को सुना, हरियाणा के लोगों को भी सुना,
और सिविल सोसाइटी के लोगों को सुना, हमने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के हेड को, चाहे वाइस चांसलर हो, चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे डायरेक्टर हो, कोई भी, करीब 55 तरह के मतलब इस तरह के लोग आए, और जिसमें नेशनल अवार्डी भी थे, पद्मश्री हो, इसी तरह के। तो ये लोग भी आकर के उन्होंने कहा साहब कि हम भले बीजेपी के या किसी पर्टिकुलर पार्टी के वोटर नहीं हो, हम ये कहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन करा दीजिए, हमारे बच्चों को बहुत नुकसान हो रहा है। हम उसके बाद में हिमाचल भी गए, हिमाचल में भी दुर्गम ऐसे बूथ खूब होंगे, तो वहां पर भी लोगों ने कहा। तो कुल मिलाकर करके अगर हम देखें इस पूरी प्रक्रिया में, तो जो ग्राउंड लेवल पे अगर हम इन राज्यों में नहीं जाते तो हमें ये पता ही नहीं लगता कि वहां पर वास्तव में क्या प्रॉब्लम है। तो वहां जाने से जब हम स्टडी टूर के लिए गए, 3 राज्यों में गए, तब हमें जमीनी हकीकत पता लगी कि वास्तव में अगर हम नहीं आते तो हमें ये पता ही नहीं होता कि किस तरह के लोग। तो एक जनरल अभी पूरे देश में परसेप्शन जो है, वो ये परसेप्शन लगातार डेवलप हो रहा है कि देश में एक देश एक चुनाव हो। क्योंकि जब 4 चुनाव 1951 से 67 तक लोकसभा और विधानसभा के शुरू में 7 होते थे, जब हम कहते हैं कि मतदाता जो हैं अगर 7 करोगे रीजनल पार्टी को नुकसान होगा, तो आप देखो देश जब आजाद हुआ उस समय हमारे मतदाता जो है हमारे देश में, इसका जितना शिक्षा का स्तर अभी बढ़ा है, इतना शिक्षा ज्यादा अब हुई है। उस समय इतनी नहीं थी, देश आजाद हुआ तब। उस समय भी हमारा मतदाता जो है इतना समझदार था कि नेशनल लेवल पे किसको चुनना है और प्रदेश लेवल पे किसको चुनना है, उसको बहुत भली भांति ये जानकारी थी और वो जानकारी रखता है। इसीलिए ये सोचना गलत है और हमारे मतदाताओं को हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। वो मतदाता बहुत समझदार हैं। आज 75 साल हो गए देश आजाद हुए, इसके बाद में आज एजुकेशन भी बढ़ा है और मतदाता को जानकारी है। मतदाता बहुत अच्छी तरह से जानता है कि लोकल इश्यू क्या है, नेशनल इश्यू क्या है। और जब नेशनल इश्यू के आधार पे हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि लोकल इश्यू के साथ साथ नेशनल इश्यू भी उनके साथ भी लड़ा जाना चाहिए। तभी जाकर के अगर नेशनल इश्यू, हम लोकल इश्यू को नेशनल लेवल तक नहीं उठाएंगे तो कैसे काम चलेगा। कुछ विपक्षी शासित राज्य हैं, उनका कहना है कि वो इसका विरोध कर रहे हैं, अपनी तरफ से कई तर्क भी दे रहे हैं। नहीं, हम इसीलिए बहुत अच्छी बात है, हम ये नहीं कहते हैं कि एक ओपिनियन ही हमें कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, उसका आधार देते हैं क्यों होना चाहिए। कोई कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होना चाहिए, हम कहते हैं भाई हमें आधार बताओ। जो अगर आधार जस्टिफाइड होगा तो हमें भी सोचना पड़ेगा। लेकिन अभी तक जो आधार आए हैं वो कोई जस्टिफाइड आए नहीं। सिर्फ ये बात कहना कि नहीं होना चाहिए, नहीं होने के क्यों नहीं होना चाहिए, सवाल तो ये आता है। ये तो आपने कंक्लूजन निकाल दिया, उस कंक्लूजन निकालने के पहले आधार क्या था कि नहीं होना चाहिए, तो वो आधार भी देखेंगे। अगर कमेटी के सामने आधार आएगा कोई, तो बिल्कुल जरूर उस आधार का परीक्षण होगा कि उस आधार जस्टिफाइड है या नहीं। अगर जस्टिफाइड नहीं है तो हम इग्नोर करेंगे, जस्टिफाइड है तो हम उसको कंसिडर करके उसके रूप में हम समिति रिकमेंडेशन देगी, कमेटी रिकमेंडेशन देगी। समिति की अगली बैठक कब होगी, समिति अपनी रिपोर्ट कब तक सौंपेगी, और अगर ये विधेयक एक बार नए स्वरूप में जाके संसद में पारित हो जाता है तो वन नेशन वन इलेक्शन देश में कब से लागू होनी चाहिए। देखिए, समिति की अगली बैठक जो है संभावना है 30 जुलाई को होने की है, और उसके बाद में जहाँ तक रिपोर्ट कब तक देने की बात है, जो ही रिपोर्ट तैयार हो जाएगी उस समय रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाएगी। लेकिन रिपोर्ट के लिए कोई हड़बड़ाहट नहीं की जाएगी, क्योंकि पारदर्शी तरीके से ट्रांसपेरेंसी के रूप में सबको सुना जाना, सभी स्टेक होल्डर को सुना जाना चाहिए, लगना चाहिए पूरे देश में कि जेपीसी ने, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने, वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी ने सभी लोगों को बहुत सुना। सारों की बात जो है हम तक पहुंचनी चाहिए, और जब वैल्यूएबल इनपुट होगा अलग अलग स्टेक होल्डर्स का, अलग अलग लोगों का, और वो इनपुट अलग अलग तरीका का भी हो सकता, तो हमारे लिए रिकमेंडेशन करने के लिए हमारे पास में एम्पल मटेरियल होने पर हमें थोड़ी
इजी रहेगा, सुविधाजनक रहेगा। एक और सवाल इसी से लगा हुआ था कि अगर ये नए स्वरूप में विधेयक पारित हो जाता है तो कब तक हम उम्मीद करें कि वन नेशन वन इलेक्शन देश में लागू हो जाएगा, और क्या समिति की जो कार्यकाल है उसको बढ़ाने के लिए आप सिफारिश कर देखिए, जब तक रिपोर्ट तैयार नहीं होगी, जब तक सारे सदस्य हैं, माननीय सदस्य जेपीसी के, वो ये मानेंगे कि हमें और समय चाहिए, क्योंकि अकेला मैं निर्णय नहीं लेता हूँ, ये तो सारे सदस्य लेते हैं। ये जो जेपीसी एक चेयरमैन की नहीं होती, सभी सदस्यों की जेपीसी। तो सभी लोग अगर ये कहेंगे भाई कि हमें और समय चाहिए इसको तैयार करने में, रिपोर्ट को, और लोगों को सुनवाई करेंगे, तो हम जरूर पार्लियामेंट से समय लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं।